हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बातें करेंगे बी.कॉम के छात्रों के लिए। एक पेपर है कंपनी लॉ और उसका एक टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। हम उसका डिस्कशन करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारत में जितनी भी कंपनियां बनती हैं उनको बनाने के लिए और उनका पंजीकरण करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का निर्माण बहुत आवश्यक होता है। बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के निर्माण के कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, उसका पंजीकरण नहीं हो सकता या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। भारत में सभी कंपनियों का रेगुलेशन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। मतलब भारत में जितनी भी कंपनियां बनती हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट के बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई जाती हैं। और इंडियन कंपनीज एक्ट, जो कि बहुत पुराना अधिनियम है, जिसके इससे पहले कई सारे अधिनियम बन चुके हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और अभी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का अनुपालन होता है। तो आज के समय जितनी भी कंपनियां बनेंगी, चाहे वो पब्लिक हों चाहे वो प्राइवेट हों, उन सभी को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। चलिए, तो हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हिंदी में पार्षद सीमा नियम के नाम से जाना जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के निर्माण का आधार होता है। मतलब बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कोई भी कंपनी बन नहीं सकती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करता है। मतलब एक कंपनी किस अधिकारों की सीमा में रहकर काम करेगी, उसको निर्धारित करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, और कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सीमा के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सीमा के बाहर जाकर काम करती है तो ऐसे किए गए काम को पूरी तरह से व्यर्थ माना जाता है और इसके लिए लीगल टर्म है एक्ट अल्ट्रा वायरस, या इसे वॉइड माना जाता है। तो कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सीमा के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट की, तो इंडियन कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की परिभाषा को परिभाषित करता है। हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की परिभाषा सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 में आपके सामने मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ और ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये परिभाषा ये कहती है कि किसी भी कंपनी का पार्षद सीमा नियम वह डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी पुराने कंपनी अधिनियम या वर्तमान के कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाया गया हो और जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो परिवर्तन की बात हो रही है, इसमें एक बात हम जोड़ देंगे कि परिभाषा में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर एक बार बन जाए तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन 1890 से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो कंपनी अधिनियम है पुराने कंपनी अधिनियमों का भी पालन करता है और बार बार इसमें समय समय पर अमेंडमेंट भी होता चला गया है, नए कंपनी अधिनियम भी बनते चले गए हैं। इससे पहले हम कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम कंपनीज एक्ट 2013, जो कि 1 अप्रैल 2014 से लागू हुआ है, जिसको संसद में पारित किया गया था, उसका अनुपालन करते हैं। तो उसके हिसाब से अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं कर सकती थी। ये जो एक्ट की परिभाषा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 की जो परिभाषा है, उसमें मेमोरेंडम के किसी भी
कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई नहीं किया गया है। केवल ये बता दिया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो कि पुराने कंपनी अधिनियम और वर्तमान के कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाया गया हो और जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया गया हो। लेकिन ये मेमोरेंडम के किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई नहीं करता है। हमें कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कुछ लॉर्ड्स हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है, उनको हम देख लेते हैं और उनकी परिभाषाओं के आधार पर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लॉर्ड केन्स की डिफिनीशन दी गई है। लॉर्ड केन्स ने बोला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी is its charter and defines the limitations of the power of a company। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लॉर्ड केन्स ने ये परिभाषा दी है। अच्छा, ये परिभाषा फेमस केस लॉ एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रीचे, हमें पता है लॉ के पेपर में हमें केस लॉज भी देखना पड़ता है, तो ये परिभाषा उस केस लॉ से निकल कर आई है जहाँ पर लॉर्ड केन्स ने ये बोला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी इज इट्स चार्टर, मतलब पार्षद सीमा नियम कंपनी का अपना अधिपत्र होता है, चार्टर होता है जिस पर कंपनी का अपना अधिकार होता है, एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ ए कंपनी, मतलब ये कंपनी की शक्तियों की या अधिकारों की सीमा को परिभाषित करता है। ठीक है, ये परिभाषा जो कि लॉर्ड केन्स ने फेमस केस एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रीचे में दिया था, उसे लैंडमार्क डिफिनीशन माना जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। लॉ का पेपर है तो निश्चित रूप से हमें सेक्शन की बातें लिखनी पड़ेंगी, तो सेक्शन की परिभाषा हमने दी, लेकिन सेक्शन की परिभाषा हमारे कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई नहीं करती। इस वजह से हमने लॉर्ड केन्स की इस परिभाषा से ये जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं या जो शक्तियों की सीमाएँ होती हैं उसे निर्धारित करता है। चलिए, तो इससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और जो बात मैंने बोली आपसे कि कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम की सीमा के बाहर जाकर काम नहीं करती, अगर करती है तो उसे एक्ट अल्ट्रा वायरस या वाइड माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनता के लिए पब्लिकली ओपन होता है। किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा जा सकता है। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी भावी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी से जुड़ने वाला व्यक्ति कंपनी से संबंधित सारी जानकारियां लेता है। ये लेना जरूरी भी है और कानूनन सही भी है। इस वजह से जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या उसके शेयर होल्डर के रूप में पार्ट बनना चाहता है, तो वो कंपनी से संबंधित जानकारियाँ सीख करता है, खोजता है, उसके बारे में पता करता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो जनता के लिए पब्लिकली ओपन होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी की जानकारी इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ले सकता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली कुछ बातें स्पष्ट होती हैं जो कि इन्वेस्टर्स को ये बताने का प्रयास करती हैं कि उनका जो भी पैसा होगा वो कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करने वाली है और उसमें कितना जोखिम इन्वॉल्व होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्षद सीमा नियम का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना और अपने अधिकार क्षेत्र को बताना और उनके पैसे को वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसमें कितना जोखिम है, कितना रिस्क फैक्टर है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत बताते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स, या जिसे हम सब्जेक्ट मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम उनको भी समझ लेते हैं। इन दो परिभाषाओं से हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई किया। अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अंतर्वस्तु या कंटेंट्स या सब्जेक्ट मैटर को जानने का प्रयास करते हैं, जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं या सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो तीन चीज़ें निकल कर आती हैं, क्लॉज, कंटेंट्स एंड सब्जेक्ट मैटर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस, कंटेंट्स या सब्जेक्ट मैटर। तो तीन तरीके से ये पूछा जाता है
चाहे तो क्लॉज पूछ लिया गया या कंटेंट पूछ लिया गया या सब्जेक्ट मैटर, दे ऑल आर द सेम, हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका सबसे पहला क्लॉज नेम क्लॉज। ठीक, एक और बात मुझे बताना है यहाँ पर कि जब भी हम लॉ का पेपर पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन पे बहुत ध्यान देना होता है। तो ये जो क्लॉजेज हैं या कंटेंट्स हैं इन्हें सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। और इन सभी कंटेंट्स के अपने अलग अलग सेपरेट सेक्शंस हैं, उनको भी जान लेते हैं। नेम क्लॉज आपका डिफाइंड है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए में। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए। सेकेंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी में। ये ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से चीज़ें लिखी जा रही हैं उसे हम लॉ के पेपर में उसी तरीके से लिखते हैं, जैसे सेक्शन दिया गया है सेम उसी तरह से लिखते हैं, हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसका सेक्शन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी। फोर्थ क्लॉज लाइबिलिटी। इसका सेक्शन है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी। पांचवा क्लॉज, 6 क्लॉजेस हैं, पांचवा कैपिटल क्लॉज। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई। एक और है 6th क्लॉज जिसे हम एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्लॉज के भी नाम से जानते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन सी। ये थोड़ा सा अलग है बाकी के 5 क्लॉजेस से। नेम क्लॉज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, रजिस्टर्ड ऑफिस 4(1)(b), ऑब्जेक्ट क्लॉज 4(1)(c), लाइबिलिटी क्लॉज सेक्शन 4(1)(d), कैपिटल क्लॉज सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई, और 6th वन एसोसिएशन क्लॉज या और सब्सक्रिप्शन क्लॉज 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन सी। तो इसको थोड़ा सा याद करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सेपरेट क्लॉज है, सेपरेट इसका सेक्शन है, बाकी तो सब कॉमन है। सेक्शन 4 कॉमन है, 1 कॉमन है, और उसके बाद क्रम से ए बी सी डी और ई। तो ये 5 क्लॉजेज और पांचों के सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स हैं, इन्हीं के बनने से एक कंपनी का विस्तृत निर्माण होता है, जहां पर नेम क्लॉज में कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी का स्टेट जहां पर वो कंपनी पंजीकृत होगी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल क्लॉज में कंपनी के पूंजी का पूरा स्ट्रक्चर, एसोसिएशन और लाइबिलिटी क्लॉज में दायित्वों को बताया जाता है, मेंबर्स के दायित्वों को, शेयर होल्डर्स के दायित्वों को बताया जाता है,
और एसोसिएशन क्लॉज में जो कि मेमोरेंडम के जो भी सिग्नेचरीज होते हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। थोड़ा थोड़ा मैं और आपको डिटेल में बता दूंगा। नेम क्लॉज सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 नेम ऑफ द कंपनी। भारत में ज़्यादातर कंपनियाँ सीमित दायित्व वाली कंपनियां होती हैं, इसलिए उन्हें अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड जोड़ना होता है। कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना नाम के किसी भी कंपनी को पहचान नहीं मिलती। तो जो नाम होता है उसको बनाने के लिए और जो भी कंपनी का नाम होगा उसकी जानकारी कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज में देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में हर कंपनी का अपना कार्यालय होता है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि वह कंपनी किस राज्य में पंजीकृत हो रही है उसकी जानकारी वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या जिसे हम पंजीकृत कार्यालय वाक्य हिंदी में बोलते हैं उसकी जानकारी देनी होती है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी को अपने व्यवसाय का उद्देश्य क्या होगा या ये भी हम कह सकते हैं सरल शब्दों में कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होगा वो उन्हें अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बताना पड़ेगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन सी में इसको डिफाइन किया जाएगा। लाइबिलिटी क्लॉज जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है और हम ये जानते हैं कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर लिमिट में होती है। लाइबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत हम ये भी जानते हैं कि भारत में 2 तरह की कंपनियां बनती हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो वहाँ पर उन शेयर्स में शेयर्स होल्डर की क्या लाइबिलिटी होगी, उसकी सीमा क्या होगी, उसे निर्धारित किया जाएगा। और अगर गारंटी में वो कंपनी बनी है तो गारंटर की कितनी गारंटी की सीमा होगी, इसकी जानकारी लायबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत दिया जाएगा। मैंने अभी बताया आपको भारत में ज़्यादातर सीमित दायित्व वाली कंपनियां बनती हैं जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी सीमित होती है उतने ही मात्रा तक जितने का उन्होंने भुगतान नहीं किया होगा, और ये सारी बातें कंपनी के समापन के समय निकल कर आती हैं। कैपिटल क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और कैपिटल क्लॉज में कंपनी की जो पूंजी होगी या पूंजी की संरचना होगी उसकी जानकारी कंपनी को देनी होगी। भारतीय कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार, पुराने नियमों के अनुसार पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख पेड अप कैपिटल और प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख पेड अप कैपिटल की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इस नियम को बदल दिया गया। अब ऐसे किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होती है। एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज जिसे हम संघ वाक्य भी बोलते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इसका सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन सी, एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये अन्य से अलग है, इसको थोड़ा सा याद करने में आप विशेष ध्यान देंगे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन सी और एसोसिएशन क्लॉज में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज की जानकारी दी जाती है। हमें ये पता है कि भारत में पब्लिक और प्राइवेट ज़्यादातर 2 तरह की कंपनियां बनती हैं, और एक पब्लिक कंपनी के निर्माण के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं, और एक प्राइवेट कंपनी के निर्माण के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं, और यही 7 और 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज होते हैं। बिना इनके सिग्नेचर के और बिना इनके सब्सक्राइब किए कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का निर्माण नहीं हो सकता, या ये कहें कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। तो एसोसिएशन क्लॉज में या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उन सिग्नेचरीज की जानकारी, उनका डिटेल ब्यौरा और उन्होंने कंपनी का कितना शेयर लिया है, उनका नाम, उनका पता, ये सारी जानकारी वहाँ पर दी गई होती है। तो ये 6 क्लॉजेस हैं। सेक्शन 4 में इसे डिफाइन किया गया है। नाम वाक्य, पंजीकृत कार्यालय वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और संघ वाक्य। इन 6 के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के संविधान का निर्माण ये 6 क्लॉजेस करते हैं, और कंपनी कभी भी अपने इन 6 क्लॉजेस के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। हाँ, इन क्लॉजेज में अल्टरेशन हो सकता है, जैसा कि हमने परिभाषा में जाना कि अगर नाम एक बार बन गया तो परिवर्तन हो सकता है। रजिस्टर्ड ऑफिस का पता भी बदला जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी बदले जा सकते हैं, लायबिलिटी को भी चेंज किया जा सकता है, कैपिटल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो परिभाषा के अनुसार परिवर्तन भी मान्य होता है। कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर काम नहीं करती, और अगर करती है तो इसे पूरी तरह से वाइड माना जाता है। मेमोरेंडम के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हैं, उसे हम आगे जानेंगे।